कॉन्फ्लिक्ट के बाद हम लोग आ गए थे फाइनल कंक्लूजन पे। देन आफ्टर दैट वी स्टार्टेड केम ऑन टू वेरीफाइंग इट। वेरिफिकेशन के लिए हम आ गए थे पोएम्स ऑफ प्रेयर पर, और पोएम्स ऑफ प्रेयर के अंदर हमने रीजनल ट्रेडिशंस को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि भक्ति मूवमेंट के अर्ली फेजेस में हमें देखने को मिला। I think first of all, we studied the characteristics of the Bhakti movement in a very precise form, in a very short form. Then after that, we came on to study the types of Bhakti, that were two, Saguna and Nirguna. Then after we came on to regional verification. Regional verification में सबसे पहले हम तमिलनाडु में गए। तमिलनाडु में जाकर हमने दो communities का भक्ति पढ़ा। And that was, one was Alvars related to Vishnu and second was Nayanars related to Shiva. Then after that, we came on to different postulates related to Alvars and Nayanars, जिसमें कि पहला postulate था attitude of them towards caste. Second postulate of them was devotion of their women towards Shiva and Vishnu. Third was relations with the state, in which they used to survive and preside on. Then यानी कि kings के साथ उनके relation क्या थे. Then we came on to second regional verification of Bhakti tradition, that was the Virashaiva tradition in Karnataka. Now, yesterday in history, the last topic which we completed was the Virashaiva tradition in Karnataka. अब हम लोग आएंगे to study the heading of religious ferment in North India. यानी कि अब हम भक्ति ट्रेडिशंस या भक्ति मूवमेंट को नॉर्थ इंडिया में पढ़ेंगे, कि नॉर्थ इंडिया यानी कि जिस इंडिया में हम रहते हैं। वैसे तो हम राजस्थान में रहते हैं, बट द टेरिटरी इन विच वी आर रिसाइडिंग इन जयपुर, जयपुर कम्स इन नॉर्थ इंडिया। वैसे राजस्थान नॉर्थ वेस्ट में आता है। तो आई थिंक अकॉर्डिंगली टू दैट सिचुएशन इन दैट एरा, नॉर्थ इंडिया के अंदर हम देख लेते हैं कि रिलीजियस फर्मेंट क्या था, यानी कि धार्मिक स्तर पर भक्ति मूवमेंट वहां पर किस तरीके से शुरू हुआ, किस तरीके से आगे बढ़ा, कौन सी कम्युनिटी सबसे ज्यादा इस काम करने में फेमस हुई, और कौन सी कम्युनिटी के भक्ति ट्रेडिशंस मोस्टली प्रोबेबली पॉपुलर हुए। लेट्स सी। फर्स्ट पॉइंट, एज फॉर सम एंड द हिस्टोरियंस, देखिए लिखा हुआ है इस पॉइंट कि कुछ हिस्टोरियंस प्लस और कुछ और हिस्टोरियंस, यानी कि हर हिस्टोरियन की नियर बाय राय तो सेम थी, बट आई थिंक उनका समझने का तरीका अलग था। तो अब देख लेते हैं कॉमन बातें उन सभी हिस्टोरियंस की अप्रोच में क्या थी। व्हाट वर द कॉमन थिंग्स व्हिच ऑल द हिस्टोरियंस नियर बाय सम और द अदर अप्रोच्ड ऑन अ सिमिलर लेवल। लेट्स सी। फर्स्ट पॉइंट, 14th century, according to the historians, 14th century, several Rajput states emerged with the Brahmanas at the top, with no attempt to challenge their position. इसके लिए आप कोई भी शायद फिल्म उठा के देख लें, या कोई भी अगर हिस्टोरिकल सीरियल आता है उसमें भी अगर आप उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। व्हाट 14th century यानी कि नियर बाय 1300 के बाद से भारत के अंदर, स्पेशली नॉर्थ इंडिया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश के एरियाज हो गए, उत्तराखंड जो आज यूपी से अलग है वो हो गया, प्लस हरियाणा, पंजाब, नियर बाय सभी, एमपी भी आ गया, छत्तीसगढ़ एंड बिहार एंड ऑल। तो यहाँ पर काफी जगह पर राजपूत स्टेट्स एवोल्यूट हुए, और अलग अलग जगह पर ये जितने भी राजपूत स्टेट्स एवोल्यूट हुए, उन राजपूत स्टेट्स में सबसे टॉप की पोजीशन पर ब्राह्मणों को बिठाया जाता था, और ब्राह्मणों की पोजीशन सभी राजपूत स्टेट्स में ऐसे लेवल पर थी कि किसी भी पद पर बैठा हुआ किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजियस फर्मेंटेशन का व्यक्ति उनको चैलेंज नहीं कर सकता था। यानी कि इन द 14th century देयर वर सेवरल राजपूत स्टेट्स इन विच एक बात कॉमन थी कि सभी राजाओं के दरबार में, सभी राजाओं की टेरिटरीज में ब्राह्मणास वर एट द टॉप, and there was no attempt from anybody, yeah, there nobody was in a strength to make an attempt to challenge the position of brahmanas at that area. किसी भी एरिया के अंदर अगर कहीं भी होता था, ब्राह्मणास टॉप पे होते थे और उनकी पोजीशन को चैलेंज नहीं किया जा सकता था। जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने जो ऊपर ट्रेडिशंस पढ़े हैं वहां पर ब्राह्मणास को चैलेंज किया गया है। कहीं पर वीराशाइवाज ने किया है, कहीं पर नयनार्स ने किया है, कहीं पर किसी ने किया है, कहीं पर किसी ने किया, बट नॉर्थ इंडिया में अनडाउटेडली अनफर्मेंटिकली टॉप पर थे। सेकंड पोजीशन, वेयर एज रूलर्स नॉट फॉलोइंग ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क वर आल्सो गेनिंग ग्राउंड्स। Naths, Jogis, Siddhas, which mostly came from artisan groups like weavers, becoming important with development in the organized craft production due to increasing trade with Central and West Asia. अब आप कहोगे सर ऐसा तो पॉसिबल हम मान नहीं सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया के अंदर सारे ही राजपूत रूलर्स थे, और सारे ही राजपूत रूलर्स थे तो ब्राह्मणास हर जगह एक ही जगह पर थे। नो, और ऐसा कभी होता भी नहीं है। नियर बाय 100% कभी कोई चीज कहीं नहीं होती, तो वो यहाँ भी था। तो आप कहेंगे हमें आपसे ये पूछना है सर
कि नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या केवल ये ऐसे रूलर थे जो ब्राह्मणास को टॉप पर रखते थे या ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क को फॉलो करते थे? तो मैं इसका आंसर दूंगा नहीं, ऐसे भी रूलर्स थे जो ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं करते थे, जिन्होंने अपने जोन्स में, अपनी टेरिटरीज में, अपने प्रोविंसेस और एरियाज में ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क को ग्राउंड्स गेन नहीं करने दिया। ऐसे कौन कौन से राजा थे भाई? इस तरह के रूलर्स कौन कौन से वंशों से यानी कि डायनेस्टीज से बिलोंग करते थे? लाइक नाथ, लाइक जोगीज, like Siddharth, which mostly came from artisan groups like weavers becoming important with development in the organized craft production due to increasing trade. और ये सारे वो लोग थे, यानी कि अब आप देख रहे हैं, there is rulers not following Brahmanical framework were also gaining ground. यानी कि इस तरह के रूलर जो ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क को अपने एरियाज में ग्राउंड्स गेन नहीं करने दे रहे थे, उन कैटेगरी के अंदर कुछ इस तरह के रूलर्स आते थे जो किस तरह की कास्ट से बिलोंग करते थे? मेनली वो आर्टिजन ग्रुप से बिलोंग करते थे। आर्टिजन ग्रुप्स क्या होती है? कारीगर जात, अंडरस्टूड। और आर्टिजन ग्रुप्स में भी स्पेशली वो वीवर्स होते थे, अंडरस्टूड। और जैसे जैसे उन्होंने अपने ग्राउंड्स गेन करने स्टार्ट किए, वैसे वैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में क्राफ्ट प्रोडक्शन का जो आप कह सकते हैं एरिना बढ़ता चला गया। और जैसे जैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में क्राफ्ट प्रोडक्शन बढ़ता चला गया, वैसे वैसे ट्रेड जो है सेंट्रल और वेस्ट एशिया के साथ नॉर्थ इंडिया का इन टर्म्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन बढ़ता चला गया। सिंपल है कि भाई ठीक है, जो रूलर्स आई थिंक ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क पे चलाते थे अपनी स्टेट्स और प्रोविंसेस को, दे आर ओके, और जो नहीं चलाते थे स्पेशली वीवर क्लास, उन्होंने अपने वे में क्राफ्ट प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज किया विद कि भाई ये जो लोकल कास्ट खड़ी हो गई थी ना, नाथों की, जोगी, सिद्धार्थ, इनमें ज्यादातर कास्ट ने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि वेदों पर ही सवाल उठाने स्टार्ट कर दिए अपनी अपनी लोकल लैंग्वेजेस में। और वो लोकल लैंग्वेजेस जो इनकी आज भी नॉर्थ इंडिया में जगह जगह पर बोली जाती हैं, अंडरस्टूड। एक बड़ी हिस्ट्री थी इनकी लोकल लैंग्वेजेस की, और इस बड़ी हिस्ट्री के डेवलपमेंट के बेसिस पर इनको लगा कि हमें वेदों पर सवाल उठाना चाहिए, तो इन्होंने उठाया। बट आई थिंक इन्होंने क्वेश्चंस उठाने के बावजूद भी ये एलाइट्स को कन्विंस नहीं कर पाए। देखो ऑथेंटिकली मैं बोलूं, वेदों पर सवाल उठाकर आप कन्विंस कैसे कर पाओगे किसी को? बिकॉज आप वेदों पर क्वेश्चन उठा रहे हो वेदों को पढ़ के, पॉसिबल नहीं है। अंडरस्टूड। बट ठीक है, उन्होंने अपना पार्ट प्ले किया। उनको लगता था वेद हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, वेदों के अंदर हमारे साथ भेदभाव बताया गया है, इसलिए ब्राह्मण हमारे साथ ऐसा करते हैं। ठीक है, आपने ब्राह्मणों के साथ वेदों को भी लपेट लिया, आपने ऑल अदर आप कह सकते हैं रिलीजियस टेक्स्ट को भी लपेट लिया, तो ठीक है, उन्होंने अपोज किया, सामने वाले को वो कन्विंस नहीं कर पाए, खत्म बात। नेक्स्ट पॉइंट, a new element added, arrival of the Turks in the 13th century leading to a grand change in the realms of culture and religion leading to the coming of the Sufis। ये बुरा और अच्छा मानने वाली बात नहीं है, ये बहुत ही सही बात है। इस टूट की वजह से, इस फूट की वजह से कि भैया वो ब्राह्मण है, वो वेदों को मान रहे हैं, तो हम ब्राह्मणों को नहीं मानेंगे तो हम वेदों को भी नहीं मानेंगे, इसी फूट का फायदा तुर्क्स ने उठाया। इसी फूट का फायदा बाहर के हर उस इन्वेडर ने उठाया जो सदियों से सपना देख रहा था इस देश को तोड़कर इस देश के अंदर घुसने का। अंडरस्टूड? वही रिजल्ट सामने आया। अ न्यू एलिमेंट एडेड। हाउ? इन चीजों को देखते हुए, इन वीकनेसेस को नोटिस करते हुए, तुर्क्स जो सतवाहाना डायनेस्टी से कोशिश कर रहे थे लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ रही थी, उस सतवाहाना वंश के बाद से लगातार 600 साल तक इन्होंने ट्राई किया इंडिया में घुसने का, लेकिन वो घुस कब पाए? कब घुस पाए? जब इंडिया कास्ट सिस्टम के बेसिस पर पूरा बिखर चुका था। यानी कि 13th सेंचुरी के अंदर तुर्क्स का अराइवल इंडिया में होता है, और जैसे ही वो इंडिया में एंटर करते हैं, भारत के जो कल्चर थे या भारत का जो कल्चर था, अलग अलग रेल्म्स का, रेल्म्स मतलब क्या होता है? रियासतें। अलग अलग रियासतों के अंदर जो भारत में संस्कृति फॉलो की जाती थी, उसकी धज्जियां उड़नी स्टार्ट हो जाती हैं, और बड़े लेवल पर उसके अंदर चेंज आना स्टार्ट हो गया। ऑब्वियसली होगा भाई, अपने कल्चर को आप फॉलो कर नहीं रहे तो सामने वाला तो आपका फायदा उठाएगा ना, और सामने वाला आपके बीच के उस डिवाइड का फायदा उठाकर अपने कल्चर को आपके ऊपर इंपोज करेगा। तो तुर्क्स इंडिया में आने स्टार्ट हुए, उन्होंने यहाँ की वीकनेसेस को पकड़ा, और उन्होंने यहाँ पर देखा कि हर रेल्म के अंदर कल्चर अलग तरीके से फॉलो हो रहा है,
अलग तरीके से रिचुअल्स फॉलो हो रहे हैं, तो उन्होंने ऑब्वियसली भाई साहब अपना इंपोजमेंट करना स्टार्ट कर दिया, क्यों नहीं करेंगे वो। और जैसे ही उन्होंने इस तरह का काम करना स्टार्ट किया, ये भक्ति मूवमेंट सूफी मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया, ऑब्वियसली होगा। यानी कि भक्ति मूवमेंट चला, कितने सालों तक चला, नियर बाय 500-600 ईयर्स। लेकिन आफ्टर द अराइवल ऑफ तुर्क्स इन द 13th century, ड्यू टू द डिवाइड इन caste or in the approaches of the people belonging to India, the cultural shift came in India, जिसकी वजह से भक्ति traditions converted into Sufi traditions. Bhakti movement came into, मतलब converted into Sufi movement. Simple. So I think for today it's complete. कल से हम पढ़ेंगे सूफी मूवमेंट्स को, यानी कि सूफी ट्रेडिशंस